अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रह गए भाई सब लोग? अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रीजनिंग। जैसा कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एजेंट, और नॉलेज को रिप्रेजेंट करना या उसकी स्कीम जो है वो चार तरह की थी, जिसमें से एक स्क्रिप्ट और फ्रेम्स की स्कीम थी, एक सिमेंटिक नेट की थी, एक कंडीशनल थी और एक थी लॉजिकल। उस लॉजिकल में हमने प्रेडिकेट कैलकुलस एंड प्रोपोजिशनल लॉजिक देखी थी। इफ यू रिमेम्बर, प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग प्रोपोजिशंस यूज करते थे, और हर प्रोपोजिशन को, जिसकी स्टेटमेंट को हम किसी वेरिएबल को असाइन कर दिया करते थे। रन टाइम पे वेरिएबल की ट्रुथ या फॉल्स वैल्यू हमें चेक करनी पड़ती थी, या तो ट्रू वैल्यू होती थी या फॉल्स होती थी। मतलब रन टाइम पे उस वेरिएबल की ट्रुथ वैल्यू पे हमें बात करनी होती थी। फिर हमने ये देखा कि प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं कि लाइक अगर एक से ज़्यादा लोगों पे वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी हो तो नहीं होगी, और वैरायटी नहीं थी। फिर हम किस पे आए? फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक पे। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक हमने देखा तो उसमें हमारे पास फॉर ऑल क्वांटिफायर था। इसके अलावा हमारे पास दियर एग्जिस्ट। हमने ये बात भी देखी थी कि फॉर ऑल क्वांटिफायर के साथ जो मेन कनेक्टिव होता है वो होता है इम्प्लाइज दैट, क्योंकि अगर आप इम्प्लाइज दैट नहीं लगाएंगे और एंड लगा देंगे उसके साथ मेन कनेक्टिव, तो उसकी मीनिंग टोटली डिफरेंट हो जाएगी। एंड इसी तरीके से हमने देयर एग्जिस्ट का क्वांटिफायर देखा था, और उसमें हमने ये देखा था कि देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर जो है, उसके साथ जो मेन कनेक्टिव है वो है एंड। अगर उसके साथ अगर आप इम्प्लाइज दैट लगा देंगे तो उसकी मीनिंग भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल करवाई भी थी, और आपको इनका सॉल्यूशन भी दे दिए थे कि घर से प्रैक्टिस करने के लिए। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रीजनिंग। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रीजनिंग। और रीजनिंग क्या है बेसिकली? रीजनिंग ये है कि वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट्स। ये देखें, अगर हम बात करें जर्नल और बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में, तो ड्राइविंग लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम गिवन फैक्ट्स। जो फैक्ट्स आपको गिवन हैं उनकी मदद से लॉजिकली कोई कंक्लूजन आप ड्रॉ कर लें तो ये कहलाती है रीजनिंग। मतलब अगर आपके पास कुछ नॉलेज पहले से मौजूद है, उसकी मदद से आप कुछ लॉजिकली कंक्लूड कर लें तो वो कहलाती है रीजनिंग। या ये कह लें, बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती हैं। जैसे एक डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद नॉलेज, फैक्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। मतलब कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए फैक्ट्स, प्रॉब्लम, नॉलेज को यूज करते हुए आप ये काम करते हैं, तो ये कहलाता है आपका क्या? रीजनिंग कहलाती है। अब डेफिनेटली
हर टॉपिक में कुछ ना कुछ टाइप्स होती हैं, तो रीजनिंग की भी कुछ ना कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बड़ा समझ में आने वाला टॉपिक है, क्योंकि ये इसमें याद नहीं रखना होता। इसमें कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज आएंगे आगे, जिनको यूज करते हुए आप क्या करेंगे, रीजनिंग को समझेंगे। तो रीजनिंग की कुछ टाइप्स हैं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पे। एक पहली टाइप कहलाती है इसकी डिडक्टिव रीजनिंग। देखिए सब रीजनिंग है, लेकिन अलग अलग तरीके से रीजन करते हैं ये, तो उनकी रीजनिंग के हम टाइप्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहली टाइप्स हमारे पास क्या है उसकी, डिडक्टिव रीजनिंग। अब ये डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है बेसिकली, गौर से देखें अगर, कि डिडक्टिव रीजनिंग बेसिकली एक रूल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। वो रूल कहलाता है मॉडस फोनेन। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मॉडस फोनेन, दिस वन, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, वो कहलाता है मॉडस फोनेन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमपी भी कहते हैं, ये आगे आएगा। ठीक है, तो आप मॉडस फोनेन कह लें या डिडक्टिव रीजनिंग कह लें, एक ही बात है। लॉजिक क्या है इसकी, ये कहता है इफ ए इज ट्रू, if A is true मतलब something is true, and if A implies B is true, then you can conclude B is also true. दोबारा सुनिए, अगर हम ये कहते हैं कि if A is true और A implies B भी true है, तो हम ये conclude कर सकते हैं कि B भी true है। मतलब क्या है ये देखें, हमें एक दिया हुआ है कि if there is a dry wood, oxygen and the spark, there will be a fire. If there is a dry wood, oxygen and spark, there will be a fire. अब क्या लिखा हुआ है, there is a dry wood, oxygen and spark. हमारे पास ड्राई वुड भी है, ऑक्सीजन भी है, स्पार्क भी है, तो इसका मतलब है कि फायर भी होगा। अगर ये एग्जाम्पल मुश्किल है तो दूसरी एग्जाम्पल देख लें, बहुत आसान सी बात है, लेकिन दो तीन एग्जाम्पल इसकी देख लें तो समझ में आ जाएगा। ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन आर मॉर्टल, सॉक्रेट इज अ मैन। ऑल मैन आर मॉर्टल हो गया, ठीक है, अगर इंसान है तो मॉर्टल होगा, अगर इंसान है तो फानी है, अगर इंसान है तो फानी है, ऐसा ही है ना। पहली वाली लाइन का मतलब क्या है, अगर इंसान है तो फानी है, तो इसका मतलब है इंसान इंप्लाइज दैट फानी, मतलब मैन इंप्लाइज दैट मॉडल। तो अगर मैन को मैं ए कह लूं, अगर मैन को मैं ए कह लूं, सही है, और बी को कह लूं मॉडल, जितना आपने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में पढ़ा था उसके हिसाब से ये मैं कह सकता हूं कि फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज मैन इंप्लाइज दैट एक्स इज मॉडल। क्या मैं ये बात कह सकता हूं, क्या मैं ये बात लिख सकता हूं, फॉर ऑल एक्स, ठीक है, क्या मैं बात ये लिख सकता हूं या नहीं, हाँ या ना। क्या जो मैंने बात लिखी है सही है गलत है, सही है ये बात, बाकी लोग, ठीक है ना। तो अब इसमें मैन क्या हो गया, ए हो गया, हम सपोज कर रहे हैं अपनी एग्जाम्पल पे फिट करने के लिए, ए इज ट्रू एंड ए इम्प्लाइज बी इज ट्रू। ए क्या हो गया, मैन हो गया, और बी क्या हो गया, ये मॉडल हो गया। अब हमें क्या गिवन है, ए इम्प्लाइज बी गिवन है, ऐसा ही है ना। हमें क्या गिवन है, ए इम्प्लाइज बी, इसका मतलब है मैं ए इम्प्लाइज बी इज ट्रू गिवन है, सही है। अब हम देखते हैं और क्या गिवन है, साथ में गिवन है सॉक्रेट इज अ मैन। तो मैन, मैन जो हमने जिसको ए सपोज किया था, इसको हमने ए सपोज किया था और इसको हमने बी सपोज किया था अपने एग्जाम्पल पे फिट करने के लिए। तो हमें साथ में क्या गिवन है, हमें साथ में एक चीज और गिवन है, वो चीज क्या है, वो चीज है मैन, ब्रैकेट में लिखना है सॉक्रेट्स, सुकरात जो है बेसिकली उसकी बात हो रही है ये। तो देखें आप जरा गौर से देखिएगा, ए इम्प्लाइज बी ट्रू है और ए किस पे ट्रू है, ए इम्प्लाइज बी ट्रू है और ए किस पे ट्रू है, ए किस पे ट्रू है जी, ए किस पे ट्रू है, सॉक्रेट्स पे। तो इसका मतलब है ये क्या कह रहा है, इफ ए इज ट्रू एंड ए इम्प्लाइज बी इज ट्रू। देखें ए इम्प्लाइज बी तो ट्रू हो गया, यहाँ पर ऊपर ट्रू हो गया, सही है। अब ए इज ट्रू, ए किस पे ट्रू हो रहा है, सॉक्रेट पे।
देन हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बी भी ट्रू होगा। इसका मतलब है यहां से हम इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या इंफॉर्मेशन है कि मॉर्टल ब्रैकेट सोक्रेट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आया? समझ में आया ये पॉइंट? भाई हमने क्यों इसको एक्सट्रैक्ट किया? हमारा रूल ये कहता है, ये मैं डायरेक्ट बात नहीं कर रहा ना मुझे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ना मुझे ये समझ में आ रहा है, मैं सिर्फ रूल पढ़ रहा हूँ। नहीं, ए इज इक्वल टू बी नहीं, ए इम्प्लाइज बी बेटा, ए इम्प्लाइज बी। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। इफ ए इम्प्लाइज बी इज ट्रू एंड ए इज ट्रू, देन यू कैन कंक्लूड बी इज ऑल्सो ट्रू। क्लियर हो रही है बात? ये कहलाता है डिडक्टिव रीजनिंग। क्या कहलाती है? डिडक्टिव रीजनिंग। इसको दूसरा नाम भी कहते हैं मॉडस फनन, तो हम ज्यादातर मॉडस फनन के नाम से ही समझते हैं इसको। सही है बेटा? इसको हम ज्यादातर किस नाम से समझते हैं? मॉडस फनन। बाकी समझ में आ रहा है बाकी लोगों के? अच्छा जी, दूसरा देख लें। तो इसका मतलब है हमने नई नॉलेज कैसे ड्राइव की? हमें गिवन क्या था? ऑल मैन आर मॉडल, सोक्रेटिस इज अ मैन। हमने डिड्यूस किया, मतलब खुद से रीजनिंग करके ये आंसर भी निकाल लिया कि सोक्रेटिस इज अ मॉडल। इसका मतलब है एजेंट को इनिशियली ये नहीं पता था कि सोक्रेट मॉडल है या नहीं है। मतलब दुनिया में तो कितने लोग हैं, तो उसमें से हमें सिर्फ ये गिवन था कि ऑल मैन आर मॉडल एंड सोक्रेटिस इज अ मैन, तो उसने खुद डिड्यूस किया ये इन्फॉर्मेशन कि सोक्रेटिस इज अ मॉडल। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? तो न्यू इन्फॉर्मेशन ड्राइव की उसने। अभी और भी देखेंगे हम। ये देखिएगा, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है बेसिकली? इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो एक कॉमन सी चीज है। फ्रॉम अ लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन वी फॉर्म अ जर्नलाइजेशन। मतलब आप लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की मदद से जर्नलाइजेशन फॉर्म कर देते हैं। मैंने इसकी मिसालें पहले भी दी थी, आज फिर देता हूँ। पहले तो एग्जाम्पल ये देख लें जो स्क्रीन पे मौजूद है, फिर इसकी और एग्जाम्पल पे बात करेंगे। हमने ऑब्जर्व किया है, मतलब लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि दुनिया की तमाम ऑब्जर्वेशन नहीं की हुई हमने। हमारी एक सर्टेन ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑल द क्रॉस दैट आई हैव सीन इन माय लाइफ आर ब्लैक। ऑल द क्रॉस दैट आई हैव सीन इन माय लाइफ आर ब्लैक। मैंने दुनिया में, मैंने अब तक जितने कौवे देखे हैं अपनी जिंदगी में, वो ब्लैक कलर के होते हैं। यहां से मैंने क्या किया, एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? ऑल क्रॉस आर ब्लैक। ये कंक्लूजन इसलिए ड्रॉ नहीं किया गया कि दुनिया के तमाम कौवे मैंने देख लिए हैं, ये तमाम लोगों से पूछा है। सिर्फ मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन के ब्याफ पे क्या बोला है कि भाई जहाँ आज तक मैंने जितने कौवे देखे हैं वो काले होते हैं, तो इसका मतलब है कौवों का कलर काला ही होता है। इज इट क्लियर? अब चूंकि जर्नलाइजेशन फॉर्म कर रहे हो लिमिटेड सेट से, तो ये गलत भी हो सकती है। इस एग्जाम्पल पे तो ये सही है। फर्स्ट करें, मैं क्लास में गया, एक क्लास में गया, पहला सेमेस्टर का स्टूडेंट पास आउट हुए थे, सेकंड सेमेस्टर में थे। अब जिस स्टूडेंट से पूछो उसकी जीपीए 3.5 से ज्यादा है, जिस स्टूडेंट से पूछो उसकी जीपीए 3.5 से ज्यादा है, तो मैं बाहर निकल के बोलूँ कि भाई स्टूडेंट की, मैं एक कॉमन बंदा हूँ, मुझे नहीं पता यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ, मैं बाहर निकल के बोलूंगा कि भाई यूनिवर्सिटी में तो स्टूडेंट की जीपीए 3.5 से ज्यादा ही होती है। क्लियर हो रही है बात? कि मैंने क्या किया है, लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की मदद से जर्नलाइजेशन फॉर्म कर दी। सही? अब फर्ज कर लें कि आप किसी ऐसी जगह पे गए, हाँ, जनरल, एवरी स्टूडेंट हैव जीपीए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5। फर्ज करें आप किसी ऐसे नई कंट्री में चले गए और आपको उस कंट्री में गए हुए 1 महीना हुआ है और वहां रोज बारिश हो रही है उस 1 महीने में। अब आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, बोलेंगे यार यहाँ तो रोज ही बारिश होती है। सही है? तो जितनी आपने ऑब्जर्वेशन की है ना उसके बिहाफ पे आप क्या कर रहे हैं, जर्नलाइजेशन फॉर्म कर रहे हैं। अब एक स्टूडेंट है क्लास में हमेशा लेट आ रहा है, भाई फिजिकल क्लास हो रही है यूनिवर्सिटी में, एक स्टूडेंट हर क्लास में आधे पौने घंटे लेट आता है, तो और मैं उसको पहले पे जानता नहीं हूँ, तो 5-6 क्लासेस के बाद में मेरी इंडक्टिव रीजनिंग क्या बोलेगी, मेरी इंडक्टिव रीजनिंग ये बोलेगी कि ये स्टूडेंट तो हमेशा लेट ही आता है। क्लियर हो रही है बात? एक स्टूडेंट है जो हर क्विज में 4 मार्क्स लेता है मेरे, मैं बोलूंगा भाई ये स्टूडेंट तो हर क्विज में 4 मार्क्स लेता है। तो जरूरी नहीं है ये, क्योंकि भाई हमने सिर्फ क्या किया है, लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की मदद से जर्नलाइजेशन फॉर्म की। क्लियर हो गई बात? ये कहलाती है इंडक्टिव रीजनिंग। अब देखें इनकी एग्जाम्पल है, जितना ज्यादा आप डिस्कस करेंगे। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? बाय एक्सपीरियंस एवरी टाइम आई हैव लेट अ बॉल गो इट फॉल डाउनवर्ड्स। कहने के इंडक्टिव रीजनिंग की एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जब भी मैंने बॉल को छोड़ा है वो हमेशा नीचे की तरफ गिर गई है।
Therefore I conclude that the next time I had let a ball go it will also come down. कह रहा है कि जब भी मैंने बॉल छोड़ी है तो हमेशा नीचे की तरफ गिरी है, जमीन की तरफ. तो मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी जब मैं बॉल छोड़ूंगा तो वो नीचे की तरफ ही गिरेगी. एक्चुअली आई डोंट नो द रीजन कि भाई क्या ग्रेविटी हो रही है, क्या हो रहा है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी मैंने बॉल छोड़ी है तो वो जमीन की तरफ गिरी है, तो नेक्स्ट टाइम भी जब मैं बॉल छोड़ूंगा तो वो जमीन की तरफ ही गिरेगी. लेकिन अगर इस एग्जाम्पल को डिडक्टिव रीजनिंग के हिसाब से बात करें तो आई नो न्यूटन्स लॉ, सो आई कंक्लूड इफ आई लेट अ बॉल गो इट विल कंटेन सर्टेनली फॉल डाउनवर्ड. अच्छा, एक और रीजनिंग कहलाती है, वो कहलाती है एब्डक्टिव रीजनिंग. इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंट है. डिफरेंस है थोड़ा सा, वो क्या डिफरेंस है जरा देख लिए. डिडक्शन इज एग्जैक्ट in that the directions you follow in a logically. Abduction is a form of deduction that allows for plausible inference that its conclusion might be wrong. कह रहे हैं कि इसमें जो आप conclusion निकालते हैं वो wrong भी हो सकता है. इसका मतलब ये है, ये देखें, she carries an umbrella if it is raining. उसके पास अम्ब्रेला होती है अगर बारिश हो रही हो. उसके पास अम्ब्रेला होती है अगर बारिश हो रही हो. अब आपको गिवन क्या है, शी इज कैरिंग एन अम्ब्रेला, तो आपने बोल दिया भाई बारिश हो रही है. दोबारा रिपीट करता हूं, उसके पास अम्ब्रेला होती है अगर बारिश हो रही हो. उसके पास अम्ब्रेला होती है अगर बारिश होती है, बारिश हो रही हो. तो आपने देखा उसके पास अम्ब्रेला है, तो आपने फौरन कंक्लूड कर दिया कि इस वक्त तो बारिश हो रही है. क्लियर हो रही है बात. दिस कंक्लूजन माइट बी फॉल्स बिकॉज देयर कुड बी अदर रीजन दैट शी इज कैरिंग एन अम्ब्रेला. फॉर एग्जाम्पल शी माइट बी कैरिंग इट टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द सन. ठीक है, तो ये कंक्लूजन आपका गलत भी हो सकता है, कि कंक्लूजन आपका गलत भी हो सकता है, लेकिन कंक्लूजन आपके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे यहाँ पर भी आ रहा है. कोई और एग्जांपल दें इसकी, अगर किसी की समझ में आती है तो. कोई भी एग्जांपल दे दें. जी कोई एग्जांपल है किसी के पास? सिमिलर पैटर्न पे रख दें कोई एग्जांपल. किसी के घर सॉन्ग लगे हैं तो वहां शादी हो रही है. जब भी इनके घर में गाने बजते हैं तो वहाँ शादी, इसका मतलब होता है कि अगर वहाँ शादी होती है तो उनके घर में गाने बजते हैं. आज उनके घर में गाने बज रहे हैं, तो इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि उनके घर में शादी हो रही है. समझ में आ रही है बात. ये तो आपने वो दिया है ना इम्प्लीकेशन, इसका एक्सियम मतलब इसकी इसकी जो गिवन है वो आप बताएं. आपने ये दे दी कंडीशन, अब आप इसकी गिवन जो है आपको जो भी चीज़ वो आप बताएं. तो आप बोलेंगे सर उनके घर में गाने बज रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब इनके घर में शादी हो रही है. क्लियर. कोई और एग्जाम्पल ने. कोई और एग्जाम्पल दीजिए भाई जल्दी से, शाबाश. ये ये कंक्लूजन गलत भी हो सकता है भाई गाने उनके घर में ऐसे ही बज रहे हो. ठीक है, कोई और एग्जाम्पल. वो गाड़ी बहुत तेज चलाता है जब वो ऑफिस के लिए लेट होता है. सही है, वो गाड़ी बहुत तेज चलाता है जब वो ऑफिस के लिए लेट होता है. आज वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो ऑफिस के लिए लेट है. सही, समझ में आ गई ये बात. इस तरह की जितनी भी एग्जाम्पल हैं जिसमें आप इफ पार्ट को कंक्लूड कर रहे हैं, जो कि गलत भी हो सकता है. हो सकता है भाई वो गाड़ी ऐसी तेज चला रहा हो, या उसको कहीं और पहुंचना हो, हॉस्पिटल में इमरजेंसी हो. तो ये कोई भी मसला हो सकता है. ये कहलाती है एब्डक्टिव रीजनिंग. अच्छा, एक कहलाती है एनालॉजिकल रीजनिंग. एनालॉजिकल रीजनिंग ये होती है जब आप
एनालॉजी ड्राइव करते हैं दो सिचुएशंस के दरमियान में, दो चीजों के दरमियान में आप एनालॉजी ड्राइव करते हैं सिमिलैरिटीज में, डिफरेंसेस के लिए। जैसे आप कहते हैं कि व्हेन यू से, आप किसी को कार चलाते हुए वो बाइक सिखाते हुए बोलते हैं यार ये तो बिल्कुल साइकिल की तरह है। किसी को आप बाइक चलाना सिखा रहे हैं तो बोलते हैं यार ये तो बिल्कुल साइकिल की तरह चलती है। व्हेन यू से ड्राइविंग अ ट्रक इज जस्ट लाइक ड्राइविंग अ कार, डेफिनेटली बाइक में और साइकिल में बहुत फर्क है, या कार में और ट्रक में बहुत फर्क है, हर बहुत सारे फर्क है इनफैक्ट। लेकिन फिर भी आप कोई ना कोई एनालॉजी ड्रॉ कर रहे होते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती। क्लियर हो गई बात? ये कहलाती है एनालॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आप दो सिचुएशन के दरमियान में, दो सिनेरियोज के दरमियान में, या दो प्रॉब्लम्स के दरमियान में एनालॉजी ड्राइव कर रहे होते हैं। उसमें डिफरेंस भी होता है। अच्छा, एक कॉमन सेंस रीजनिंग है, ये वही पहले भी बता चुका हूँ आपको कि गेन थ्रू एक्सपीरियंस, रूल ऑफ थंब, ठीक है, ह्यूरिस्टिक नॉलेज पे, ह्यूरिस्टिक रूल पे होती है कि कॉमन सेंस रीजनिंग तो आपको पता ही है कि वो तो जितनी ज्यादा आप यूजर में इंजेक्ट कर दें वो आपका फायदा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाएगा। मतलब आप बोले भाई फोर्थ फ्लोर से कूदूंगा तो मर जाऊंगा, या गर्म चीज पर हाथ रख लूंगा, तवे पे हाथ रख लूंगा तो हाथ जल जाएगा, या बहुत तेज गाड़ी चलाऊंगा तो एक्सीडेंट, ये तमाम कॉमन सेंस है। ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट होती है बेसिक। एक ये वो चीज है जिस जो कि हर एजेंट में 100% नहीं हो सकती। ये कॉमन सेंस है ना कि अगर हम क्लासरूम में और मैं आपसे किसी स्टूडेंट से बोलूं कि बेटा दरवाजा बंद कर दीजिए या फैन चला दीजिए, आप फौरन उठ जाएंगे। या मैं आपसे बोलूं मुझे पानी ला के दे दीजिए, आप फौरन उठ जाएंगे। ये कॉमन सेंस है। आपका दोस्त बोलेगा तो आप फौरन नहीं उठेंगे। आपका दोस्त बोलेगा दरवाजा बंद करो तो आप बोलेंगे भाई क्यों, भाई मैं क्यों बंद करूँ, तुम खुद जाके कर दो। ये कॉमन सेंस है। ये एजेंट में नहीं आ सकता। एजेंट में आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज अभी इम्प्लीमेंट 100% नहीं हुई। लाइक जो इमोशंस हैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे बोलूं शट द डोर, आप फौरन उठेंगे। आप वालिद साहब बोले शट द डोर, आप लेकिन आपका दोस्त बोलेगा तो आप बोलेंगे नहीं भाई, क्योंकि एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट आ रहा है। तो एजेंट जो है ना, एजेंट को नहीं पता कि कौन सामने है। एजेंट बोलेगा भाई मुझे तुमने कमांड दी हुई है शट द डोर, अब बताओ कि ऑफ बंद करना है नहीं करना। सही है, हाँ या ना? चाहे मुझे कोई भी बोले शट द डोर, मैं बंद कर दूंगा। ये कहलाती है कॉमन सेंस रीजनिंग, जो कि बहुत सारी हैं और इस पे काम भी हो रहा है। अच्छा, नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग क्या होती है, इसको समझ लीजिएगा, थोड़ी सी ये टिपिकल हो जाती है। अ, समझा सकता है कोई पढ़ के? जी, कोई समझा सकता है इस एग्जाम्पल को? कह रहे हैं कि यूज व्हेन द फैक्ट ऑफ अ केस आर नॉट स्टैटिक। मतलब क्या है इसका, ये देखें, हमने एग्जांपल दी, इफ द विंड ब्लोज देन द कर्टन स्वे। इसका मतलब है जब भाई हवा चल रही है तो पर्दे उड़ते हैं। इसका मतलब अगर हवा चलेगी तो पर्दे उड़ेंगे। लेकिन चूंकि हमने इफ देन लगाया हुआ है, फिर रिमेंबर इम्प्लाइज दैट वाली बात, अगर हवा चल रही है तो पर्दे उड़ेंगे, अगर हवा नहीं चल रही तब भी पर्दे उड़ सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द इम्प्लाइज दैट। अगर ए ट्रू नहीं है तब भी बी की मर्जी वो ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। लेकिन इस तरह की रीजनिंग में वो नहीं हो सकता। मतलब सिर्फ पर्दे तभी उड़ेंगे जब हवा चलेगी। when the wind stops blowing the curtain should sway no longer, ठीक है ना? however if we use monotonic reasoning, और ये monotonic reasoning होती, डेफिनेटली इस पे हम जबरदस्ती नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन अगर ये मोनोटोनिक रीजनिंग होती तो मोनोटोनिक रीजनिंग के अंदर क्या होता कि अगर हवा रुक भी गई है तब भी पर्दे उड़ सकते हैं। मतलब हमने नॉन मोनोटोनिक और मोनोटोनिक रीजनिंग की डेफिनेशन क्या पढ़ी कि अगर आपका इफ पार्ट ट्रू हो रहा है तो बी पार्ट ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। लेकिन मोनोटोनिक रीजनिंग में क्या होता है, अगर इफ पार्ट ट्रू नहीं भी है तब भी क्या है,
देन पार्ट ट्रू हो सकता है। तो हर केस में आप जबरदस्ती इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इन मोनोटोनिक रीजनिंग वी हैव अ truth maintenance system. If it keep tracks of what cost of fact to be become true, कह रहे हैं कि नॉन मॉनिटरी रीजनिंग में ट्रूथ मेंटेनेंस सिस्टम होता है जो कि रिकॉर्ड रखता है कि कौन सी चीज आपके फैक्ट को ट्रू कर रही है। अगर वो चीज भी खत्म हो जाए तो आपका फैक्ट भी ट्रू नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात? तो ये मोनोटोनिक रीजनिंग और नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग है। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। जी, नॉन मोनोटोनिक की ये सर्टेन वाली एग्जांपल है, कर्टेन वाली, कि आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई चीज किसी चीज की वजह से ट्रू हो रही है तो अगर वो चीज नहीं भी होती तब भी वो चीज ट्रू हो सकती है, कहलाती है मोनोटोनिक। लेकिन नॉन मोनोटोनिक में ऐसा नहीं होता। आप ये बोलो कि फर्ज करें अगर आप फाइनल अच्छा देंगे तभी आपका ए ग्रेड आएगा। अगर लेकिन फर्ज करें आपका फाइनल अच्छा नहीं हुआ लेकिन आपके मार्क्स फिर भी इतने अच्छे थे कि ए ग्रेड आ गया, ये कहलाएगी मोनोटोनिक रीजनिंग। कि फाइनल अच्छा नहीं दिया तब भी ए ग्रेड आ गया, ये कहलाएगी मोनोटोनिक रीजनिंग। लेकिन नॉन मोनोटोनिक में कहता है कि फाइनल अच्छा होगा तभी ए ग्रेड आएगा, अगर फाइनल अच्छा नहीं हुआ तो कोई और रास्ता नहीं है ए ग्रेड आने का, ये कहलाएगी नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। फैक्ट तभी ट्रू होगा जो उसको उस कॉज को इंप्लीमेंट कर रहा है। कहा समझ में आया? कोई और सवाल है किसी का? अच्छा, अब जो हम पढ़ेंगे वो है इन्फेरेंस। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को हाजिर नाजिर रखिए कि रीजनिंग को प्रूव करने के दो तरीके हैं। एक कहलाता है इन्फेरेंस, एक कहलाता है रेजोल्यूशन। एक कहलाता है इन्फेरेंस और एक कहलाता है रेजोल्यूशन। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इन्फेरेंस। आपके पास एक सिनेरियो आएगा और आपसे कहा जाएगा इन्फेरेंस के जरिए से प्रूव करें, या आपसे कहा जाएगा रेजोल्यूशन के जरिए से प्रूव करें। तो दोनों मेथड अलग अलग हैं लेकिन दोनों की मदद से आप क्या करते हैं, न्यू नॉलेज ड्राइव करते हैं। दोनों मेथड में उनके अपने अपने कुछ फॉर्मूलाज गिवन है, कुछ अपनी अपनी कंडीशंस गिवन है। पहले उनको हमें समझना होगा और फिर हम क्या करेंगे, फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो इन्फेरेंस इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन इन्फॉर्मेशन। इन्फेरेंस एक तरीका है जिसके जरिए हम ड्राइव करते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम द नोन इन्फॉर्मेशन। मतलब हम अपनी इन्फॉर्मेशन की मदद से नई इन्फॉर्मेशन ड्राइव करते रहते हैं और अब जो नई इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हमारी नॉन इन्फॉर्मेशन बन जाती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हम अपने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन पे पहुंच जाते हैं। क्या मतलब है इसका? लेट मी एक्सप्लेन। इन द डोमेन ऑफ एआई, द component of the system that perform inference is called inference engine. तो जब आप इन्फेरेंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बेसिकली जो चीज उसको सर्च करवा रही होती है उस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं इन्फेरेंस इंजन। चले मैं आपको समझाता हूँ। प्रूफ करते हैं हम इसके अंदर, और प्रूफ कैसे करते हैं? जो मैथ्स में आप करते थे ना, रिकॉल प्रूफ इन मैथ केस, you write down all you know about the situation and then try to apply all the rules you know repeatedly until you come up with the statement you were supposed to prove। वही वाली बात है ना कि आप किसी चीज को प्रूव कर रहे होते थे तो आप साइड में वो सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं जो जो आपको पता होते हैं। फॉर्मूले कह लें, सिनेरियोस कह लें कि भाई ए बी के बराबर है या ए बराबर है बी प्लस सी के, ये तमाम चीजें आप लिख लेते हैं अपने पास। और फिर क्या करते हैं, एक को दूसरे में पुट करते बढ़ते करते करते आखिर में वहां तक पहुंच जाते हैं जो आपको आंसर चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रूफ क्या है? अ प्रूफ इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट एमिंग एट इन्फेरिंग सम इंफॉर्मेशन। सीक्वेंस है, एक से दूसरी नॉलेज निकाली, दूसरी से तीसरी, अनटिल और अनलेस आप अपनी रिक्वायर्ड नॉलेज पर नहीं पहुंच गए। जिस तरह से आप मैथ्स में प्रूफ करते थे कि आप फालतू काम नहीं करते थे, मतलब जिस स्टेप की जरूरत नहीं है उस स्टेप को आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको एक नॉलेज तक पहुंचना है, एक न्यू इन्फॉर्मेशन तक पहुंचना है। तो उस ओल्ड इन्फॉर्मेशन की मदद से क्या क्या स्टेप करूं कि न्यू इन्फॉर्मेशन में पहुंच जाऊं, ये काम पूरा क्या कहलाएगा? प्रूफ कहलाएगा।
अच्छा, जो स्टेप्स हैं उसके वो समझ लेते हैं। इनिशियल स्टेटमेंट आर कॉल्ड प्रीमिसेस ऑफ द प्रूफ और नॉलेज बेस। आपको पता है नॉलेज बेस क्या होता है? जो इनिशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि आपको गिवन होती हैं वो कहलाती हैं प्रीमिसेस ऑफ द प्रूफ और नॉलेज बेस। कुछ रूल्स होते हैं आपके पास जो आप यूज करते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। उन रूल्स की मदद से आप क्या करते हैं, न्यू स्टेटमेंट ऐड करते रहते हैं। मतलब आपने रूल अप्लाई किया अपने नॉलेज बेस पे, आपको कोई नई चीज मिल गई, फिर आपने रूल अप्लाई किया। जैसे आप इक्वेशन बनाते थे ना, जैसे आप मैथ्स में इक्वेशन बना दिया करते थे, इक्वेशन नंबर 3, 4, 5, नई नई इक्वेशन बनती रहती थी। उन इक्वेशंस को आप कहते थे 4, 5, 6, 7, फिर उनको किसी और में पुट करते थे। तो हम ये काम कह रहे हैं, यूज रूल एट न्यू स्टेटमेंट टिल यू अराइव एट द स्टेटमेंट यू विश टू प्रूव। तो बहुत आसान है ये, लेकिन पहले उससे पहले हमें इन्फेरेंस के 4 रूल हैं वो समझने होंगे। तो इन्फेरेंस का सबसे पहला रूल क्या है? वही जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, मॉडेस फोनन। इन्फेरेंस का जो सबसे पहला रूल है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था वो था मॉडेस फोनन, विच मीन्स अफर्मिंग मेथड। अब इसको यहां से समझ लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। अच्छा, अपने दिमाग में अब एक बात याद रखिएगा कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एनीथिंग दैट इज रिटन डाउन इन अ प्रूफ इज स्टेटमेंट दैट इज ट्रू। मतलब आपकी स्क्रीन पे जो भी चीज लिखी हुई होगी वो ट्रू होगी। मतलब क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर फर्स्ट करें आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है ए, तो आप ये बिलीव करेंगे कि इस वक्त ए की वैल्यू क्या है, ट्रू है। फर्स्ट करें आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ हो ए एंड बी, तो आप ये बोलेंगे सर इस वक्त ए एंड बी की वैल्यू ट्रू है। आपको ये नहीं पता कि ए ट्रू है या बी ट्रू है, सॉरी, इसमें तो खैर आपको पता ही है ए एंड बी। फर्स्ट करें आपकी स्क्रीन पे ये लिखा हुआ हो ए बार, तो आप ये बोलेंगे सर इस वक्त ए बार की वैल्यू ट्रू है। इस वक्त ए बार की वैल्यू क्या है, ट्रू है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो भी आपकी स्क्रीन पे लिखा होगा ना आप उसको समझेंगे कि वो ट्रू है। फर्स्ट करें आपकी स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है ए और बी। सही, आपको नहीं पता कि ए ट्रू है या बी ट्रू है, लेकिन आपको पता है ए और बी मिला के क्या है, ट्रू है। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा? आपको नहीं पता कि यहाँ पर ए की वजह से ट्रू है या बी की वजह से ट्रू है, लेकिन आपको ये पता है कि ये पूरी स्टेटमेंट क्या है, इस वक्त ट्रू है। समझ में आ रही है मेरी बात सबको? जी, बाकी सब? तो अगर फर्ज करें यहाँ ये लिखा हुआ है, तो अगेन आपको ये नहीं पता कि यहाँ पर ए बार ट्रू है या बी ट्रू है, लेकिन आपको पता है इस पूरी स्टेटमेंट का आंसर क्या है, इस वक्त ट्रू है। तो जो आपकी स्क्रीन पे लिखा होगा वो ट्रू है। अगर वो बार के साथ लिखा हुआ है तो वो बार के साथ ट्रू है। इसका मतलब है अगर मैं कहूँ ए बार ट्रू है, तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि ए इस वक्त क्या है, ए इस वक्त क्या है, फॉल्स है। अगर ए बार ट्रू है तो ए इस वक्त क्या है, फॉल्स है। क्लियर हो गई बात? डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा कि ए बार भी गिवन हो और ए भी गिवन हो, कोई एक चीज ही होगी। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, ऐसी बात है अगर एक चीज ट्रू होगी तो दूसरी चीज क्या होगी, फॉल्स ही होगी। तो अब हम देख रहे हैं सबसे पहली एग्जाम्पल जो कि क्या है, मॉडेस फेनन। तो मॉडेस फेनन आपको थोड़ी देर पहले बताया भी जा चुका है, लेकिन उसको एक दफा फिर देख लेते हैं। इस वक्त हमें गिवन है इफ यू नो दैट द अल्फा इंप्लाइज बीटा, if you know alpha implies beta and you know alpha to be true, you can automatically say that beta is true। मतलब क्या है, ये जो लाइन से ऊपर लिखा हुआ है अल्फा इंप्लाइज बीटा, ये कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हुआ हुआ। ये सिंपल क्या हुआ है कि आपको गिवन है अल्फा इंप्लाइज बीटा ट्रू है, और साथ में क्या गिवन है आपको, अल्फा गिवन है। आपको गिवन है कि अल्फा इंप्लाइज बीटा ट्रू है, और आपको साथ में क्या गिवन है कि अल्फा भी ट्रू है। तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि बीटा भी ट्रू होगा। कंक्लूड कर सकते हैं कि बीटा भी क्या होगा बेटा, ट्रू होगा। अब कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर अल्फा इंप्लाइज बीटा गिवन हो और साथ में अल्फा गिवन हो तो बीटा ट्रू होगा। अभी आप कुछ अपने दिमाग में ये नहीं रखिएगा सर कि अगर यहाँ पर बीटा होता तो क्या होता। अभी सिर्फ हम क्या बात कर रहे हैं, सिंपल, कि अगर अल्फा इंप्लाइज बीटा गिवन हो और साथ में अल्फा गिवन हो, देन यू कैन कंक्लूड बीटा इज आल्सो ट्रू। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये देखें एग्जाम्पल इसकी। अभी और भी इसमें एक्सप्लेन करना है, सिर्फ ये खत्म नहीं हुई बात। ये देखें, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, सचिन इज अ मैन बीइंग। ठीक है, आपको थोड़ी देर पहले बता भी दिया था मैंने। ये देखें, अब हमें गिवन है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, सचिन इज अ ह्यूमन बीइंग। ये देखें, हमने ह्यूमन बीइंग के प्रेडिकेट को एच ले लिया और मॉडल के प्रेडिकेट को क्या ले लिया, एम ले लिया। अब हमने इसको लिखा फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में, फॉर ऑल एक्स such that x is human being implies that x is mortal। is it clear to all of you?
दिस लाइन इज क्लियर, लाइन क्लियर है ना ये वाली, ठीक है। तो अब सचिन इज ह्यूमन बीइंग, अब सचिन इज ह्यूमन बीइंग क्या है, सिंपल एक फैक्ट है, तो हमने क्या लिख दिया, एच ऑफ सचिन, इसका मतलब है सचिन इज ह्यूमन बीइंग। अब यहां पर देखें अल्फा, इफ दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, तो आपको क्या गिवन है, अल्फा इम्प्लाइज बीटा गिवन है आपको। इफ दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, तो आपको क्या गिवन है, अल्फा इम्प्लाइज बीटा। और यहां पर क्या गिवन है, अल्फा इज ट्रू ऑन सचिन, तो बीटा मस्ट बी ट्रू ऑन सचिन एज वेल। इज इट क्लियर, बीटा मस्ट बी ट्रू ऑन सचिन एज वेल। ये कहलाता है मॉडिस फेनन, ये क्या कहलाता है, मॉडिस फेनन। आर यू गेटिंग मी? सही। अच्छा, ये कोई आसमान से अचानक से नहीं आ गई चीज, ये बेसिकली आप पढ़ चुके हैं, ये वही कॉन्सेप्ट है, मैं अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था आपको, इसके अलावा पिछली क्लास में भी ये देख चुके हैं। अगर कोई बोले सर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमेशा ये चीज ट्रू हो, तो बेसिकली आप ये कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट है आपके इम्प्लाइज दैट के ट्रुथ टेबल में, नहीं स्टैट्स में तो पढ़ चुके हैं बेटा। इम्प्लाइज दैट का जो पिछली क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था, इम्प्लाइज दैट का, कंडीशनल का, इम्प्लाइज दैट का, उसके अंदर आप ये पढ़ चुके हैं कि ये एक पर्टिकुलर रॉ है, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है। तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है, ब्रेक के क्लास के इस मीटिंग के फौरन बाद मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है, लेकिन दोबारा से देख लीजिए, ये इसका पहला रूल है इन्फेरेंस का, ये कहलाता है मॉडिस फेनन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एमपी। इफ अल्फा इम्प्लाइज बीटा इज ट्रू एंड अल्फा इज ट्रू, देन यू कैन कंक्लूड बीटा इज आल्सो ट्रू। अब आप ये मत सोचिए कि सर अगर अल्फा इम्प्लाइज बीटा गिवन हो और बीटा गिवन हो यहाँ पर तो क्या होगा, वो हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि सिर्फ ये फॉर्मेट हो कि अगर अल्फा इम्प्लाइज बीटा गिवन हो और साथ में क्या गिवन हो, हमें अल्फा गिवन हो, देन वी कैन कंक्लूड कैट बीटा इज ट्रू। तो अगर फर्ज करें शुरू में दो ये चीजें गिवन है एक सिनेरियो में, तो हम ये तीसरी चीज खुद एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब है तीन चीजें आ गई हमारे पास। तो हम अपनी नॉलेज को ऐसे क्या करते हैं, एक्सटेंड करते रहते हैं, ओल्ड नॉलेज की मदद से क्या करते हैं, न्यू नॉलेज को ड्राइव करते रहते हैं। चलें 5 मिनट बाद ज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा, ठीक है, एग्जैक्टली 5 मिनट बाद।